यदि आपकी फैमिली में आप अकेले व्यक्ति हैं जो कि कमाने वाले हैं और आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको लाइफ इंश्योरेंस की बेहद जरूरत है। लेकिन यदि आपने बहुत सारा पैसा जोड़ा हुआ है या आपकी फैमिली में दूसरे भी लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और ऐसा लगता है कि आपके बिना भी उन्हें कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की शायद जरूरत ना हो। यदि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो ऑब्जेक्शन लेना आपका अधिकार है, लेकिन एजेंट को इसके लिए ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाए। आपके पास जो सवाल हैं उसके उत्तर पहले से ही एजेंट के पास रेडी होते हैं और कई बार वो इसमें इतने माहिर होते हैं कि आपका जेन्युइन ऑब्जेक्शन भी आपको लगने लगता है कि शायद आपका कंसर्न सही नहीं है और आप जरूरत ना होते हुए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपकी यदि कोई जेन्युइन कंसर्न है, आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है और आपको इंश्योरेंस फिर भी बेचा जा रहा है, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ विषयों पर जहां पर आपके जेन्युइन कंसर्न होते हैं और एजेंट अपने उत्तर तैयार करके आपके पास आते हैं और कैसे आपको जरूरत ना होने के बाद भी पॉलिसी आपको बेच दी जाए, इससे आपको बचना चाहिए। पहली बात, अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है, तो एजेंट का उत्तर होता है कि सर कोई बात नहीं, आपके पास सफिशिएंट है तो आप एक काम कीजिए, अपने बच्चे के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत उसी को है जो कि अर्निंग है। जिसकी अर्निंग नहीं है इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे में यदि एजेंट आपको पूछे कि आपका इंश्योरेंस कवर कितना है और शायद ये सफिशिएंट नहीं होगा और वो नीड बेस्ड एनालिसिस के आधार पर इस उत्तर पर आता है कि जितना इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है वो कम है, तब शायद आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत हो सकती है। लेकिन कोई ये कहे कि आपके पास जो इंश्योरेंस है आपने, अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट है तो बच्चे के नाम से ले लीजिए। आप ये बोलते हैं कि आप जो प्रीमियम भर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। इंश्योरेंस एजेंट को क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी होती है, अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, कमीशन अर्न करना होता है, तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, चाहे अपने नाम से, चाहे बच्चे के नाम से या फिर अपने स्पाउस के नाम से। लेकिन ये आपको देखना है कि क्या जिसके नाम से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उससे आपको कुछ फायदा होने वाला है। दूसरी बात, आप ये बोलते हैं कि आप जो प्रीमियम भर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और आप इससे ज्यादा प्रीमियम नहीं भर सकते, और मान लीजिए कि आप 80,000 रुपए साल का प्रीमियम भर रहे हैं और आपके पास 10 लाख का लाइफ कवर है, तो एजेंट डेफिनेटली बोलेगा कि आपका कवर कम है और मैं मानता हूं ये कवर कम हो सकता है, लेकिन आप क्या करें। तो एजेंट आपको सलाह देगा, हो सकता है कि कोई बात नहीं सर, मेरा प्रीमियम तो 20,000 रुपीज, एक पॉलिसी और ले लीजिए, 20,000 का प्रीमियम भरिए और इसके सामने आपको 2 लाख का, 3 लाख का लाइफ कवर मिल जाएगा। यानी कि आपका ऑलरेडी 10 लाख का कवर है और आपका 2-3 लाख रुपए का कवर और मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका प्रीमियम कितना जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी में डेथ कवर कितना है। गॉड फॉरबिड यदि टर्म के दौरान अर्निंग मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली मेंबर को इससे मतलब नहीं है कि प्रीमियम कितना गया है, इससे मतलब है कि डेथ बेनिफिट कितना मिलने वाला है। तो यदि कोई आपको ये बोलता है कि 20,000 का प्रीमियम पे करके एक एंडोमेंट प्लान ले लीजिए जहां पर आपको 2 लाख 3 लाख का लाइफ कवर मिलेगा, इसके बजाय आप बोल सकते हैं कि मैं इससे अच्छा इस पॉलिसी को बंद कर दूं जहां पर मैं 80,000 का प्रीमियम भर रहा हूं और इसकी जगह मैं 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लूं जहां पर मुझे सिर्फ 20,000 25,000 का ही प्रीमियम भरना होगा। आप कम प्रीमियम भरेंगे, आपका फायदा ज्यादा है, आप ज्यादा प्रीमियम भरेंगे तो एजेंट का ज्यादा फायदा है। अब आपका एजेंट आपको सलाह देगा कि आप एंडोमेंट प्लान लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको लाइफ कवर तो मिलेगा ही, साथ में यदि टर्म के दौरान डेथ नहीं होती है तो टर्म पॉलिसी में क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम भरा हुआ है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसी पॉलिसी लीजिए जहां पर यदि आप सर्वाइव करते हैं तो एंड ऑफ द टर्म
आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा मैच्योरिटी पर। दोस्तों बात सही है, लेकिन ये फ्री नहीं मिलता है, इसके लिए आपको बड़ा प्रीमियम पे करना होता है। अब मुझे आप बताइए, अगर आप 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी जरूरत है, तो क्या 1 करोड़ रुपए के लाइफ कवर के साथ एंडोमेंट प्लान लिया जा सकता है? क्योंकि 1 करोड़ रुपए का अगर आप एंडोमेंट प्लान लेंगे तो उसका प्रीमियम करीब करीब साल का 10 लाख रुपए के आसपास आएगा। डिपेंड करता है एज के हिसाब से और कंपनी टू कंपनी, बट लगभग 10 लाख का प्रीमियम पे करना होगा। दोस्तों कितने लोग 10 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम भर पाएंगे? तो होगा ये कि कम प्रीमियम भर के कम लाइफ कवर वाली पॉलिसी लेनी पड़ेगी, और इस केस में जो इंश्योरेंस का पर्पस है फिर वो सर्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका लाइफ कवर बड़ा रहेगा तो जिंदगी में आप इस बात से संतुष्ट रहेंगे कि गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो भी गया तो कम से कम फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों की एजुकेशन हो या फिर दूसरी जरूरतें हो या फिर कोई लोन लिया हुआ हो, उसको रीपे करने की आपको चिंता नहीं होगी यदि आपका लाइफ कवर उन सब गोल्स के लिए, उन लोन के लिए सफिशिएंट है। तो इसके लिए लाइफ कवर यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि प्रीमियम। अब एजेंट कई बार एक बात बोलते हैं कि अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है और फैमिली मेंबर को, डिपेंडेंट को इंश्योर्ड अमाउंट मिलता है, तो फैमिली कभी ये नहीं पूछती कि पैसा कहां से आ रहा है, टर्म प्लान से या फिर किसी एंडोमेंट प्लान से या यूलिप से। बात तो सही है, जो नॉमिनी है वो ये नहीं पूछेगा कि पैसा कहां से आया हुआ है अगर पैसा सफिशिएंट आ रहा है। लेकिन अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं होती है और एंडोमेंट प्लान का जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है और वो बहुत छोटा सा मिलता है जबकि प्रीमियम काफी बड़ा भर रहे थे, तो बच्चे जरूर पूछेंगे कि प्रीमियम तो भरते गए, उस वक्त तो खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं बचे और मैच्योरिटी पे क्या मिल रहा है जिसकी कुछ वैल्यू भी नहीं। क्योंकि आप जो प्रीमियम भरते हैं साल दर साल और 20 साल 25 साल की पॉलिसी लेते हैं, 20-25 साल के बाद अगर 2 लाख 5 लाख रुपया आपके हाथ में आएगा तो ना आप खुश होंगे ना बच्चे खुश होंगे। इसके लिए इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस लेना है, उसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट की सलाह और भी होती है कि यदि आप एसआईपी कर रहे हैं, आप आरडी कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आपके पास कॉर्पस इकट्ठा होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस बाय करता है और उसको अभी कुछ हो जाता है, तो जो सम एश्योर्ड है, जो डेथ बेनिफिट है, वो नॉमिनी को इमीडिएटली मिलेगा। बात तो सही है कि आपको आरडी में या फिर एसआईपी में एक लंबे समय में कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन ये किसने बोला है कि आप इंश्योरेंस मत लीजिए? आप एसआईपी कर रहे हैं, आप आरडी कर रहे हैं, आप एफडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आप भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको एंडोमेंट या यूलिप या इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान लेने की जरूरत नहीं है। आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए और उसके साथ आप अलग से अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपकी दोनों जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। कुछ समय पहले मैंने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए किस तरह से प्लानिंग करनी है उस पर एक वीडियो बनाया था और एक सलाह दी थी कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे तो शायद आपका जो गोल है वो आसानी से पूरा हो पाएगा। इस पर किसी ने कमेंट करके मुझे बोला था कि बच्चों की एजुकेशन की जो जरूरत है वो एक फिक्स गोल है और इसके लिए प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए जहां पर रिटर्न्स गारंटीड मिले। दोस्तों सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह से एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसा कौन सा प्लान है जहां पर आपको इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि आप जो आपको इस तरह की 6-7% के रिटर्न मिलते हैं उससे आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे? या तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और जिस तरह से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप बड़े गोल के लिए तैयारी करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकें। तो इसके लिए ये जो इंश्योरेंस प्लान, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान,
इस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च की जाती हैं। आप सिर्फ नाम पर मत जाइए, बल्कि ये देखिए कि क्या ये पॉलिसीज लॉन्ग टर्म में इतना पैसा इकट्ठा करने में आपको मदद कर सकते हैं जितने की आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा कई बार ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश की जाती है। यानी कि आपकी अगर इनकम ज्यादा है तो आपको लाइफ कवर भी बड़ा लेना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। मेरी इनकम कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर मैं कल नहीं रहा तो मेरी फैमिली को कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए नीड बेस्ड एनालिसिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू या इनकम पर ध्यान देना। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते हैं किसी वजह से। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से या फिर फैमिली हिस्ट्री या फिर पर्सनल हेल्थ की वजह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल पाना मुश्किल होता है। और ऐसे में एजेंट बोलते हैं सर पॉलिसी बहुत अच्छी है, आपको नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आपने बच्चे के नाम से ले लीजिए, उसको आसानी से मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस उसी को लेना चाहिए जो अर्निंग मेंबर है, जिसके ऊपर फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो आप मुझे बताइए, आपने अभी तक कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और ये क्यों ली थी? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और या फिर नहीं ली हुई है। अगले वीडियो में मैं टर्म इंश्योरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं तो फिर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम लें या विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.